बच्चों के अंदर किसी चीज की कमी की बाइस ऐसा होता है, तो ये तो आप बखूबी जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान सिर्फ डिस्कस ही कर सकता है, बट एक्चुअल में जो बताते हैं वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं कि आखिर मतलब इसका मेन रीजन क्या है कि क्यों ऐसा होता है। हम उनसे ही बात करेंगे, उनसे सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आप भी उनसे अगर डायरेक्ट कुछ पूछना चाहें या कोई मशवरा लेना चाहें या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं और इस तरह ये होगा कि बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी आप लोगों को, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज की अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे कोई भी बेबी हो, बाबा हो, उसके बाद 3-4 घंटे के बाद डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इनका तो सीना जकड़ा हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो इनको अभी तो यहाँ रखा जाएगा, वहां रखा जाएगा, ये ट्रीटमेंट दी जाएगी, वो ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है। आए हम डॉक्टर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी इस वजह से कि वो बहुत ज्यादा आजकल बहुत कॉमन हो जी गया। बिल्कुल, न्यूबॉर्न बेबीज जैसे ही न्यूबॉर्न्स के अलावा इवन जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनमें यंग मतलब कि आप इन्फेंट्स, टॉडलर्स जिनको कहते हैं, जो चलने थोड़ा सा वो भी बड़ा कॉमनली हो जाता है और उनको थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन और आजकल मौसम चेंज हुआ है तो अब तो बहुत इस मौसम में बहुत आते हैं, स्पेशली जो गर्मी है और फिर आप एसी से बाहर या ठंडी जगह से बाहर उठते हैं, गर्म सर्द हो जाता है, उससे तो अचानक से वो चेंजिंग की वजह से भी बहुत हो जाता है। जी तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो ये कि पहले हमें पता होना चाहिए कि चेस्ट कंजेशन जो है वो होती क्या चीज है, क्योंकि आप किसी को चीज को भी चेस्ट कंजेशन नहीं कह सकते। अक्सर बच्चों की तो नोज जो होती है वो ब्लॉक होती है, जब नाक बंद होती है तब भी वो मुंह से सांस लेते हैं, खर की आवाज आती है, लेकिन वो सीने की जकड़न में नहीं आएगा। सीने की जकड़न कहते हैं जब आपकी जो चेस्ट यानी कि सीना है उसमें लंग्स तक इन्फेक्शन जा रही है और उसकी वजह से पूरा आपका एयरवे ब्लॉक हो रहा है। सिर्फ नोज ब्लॉक नहीं हो रही, पूरा जो सांस की जितनी भी सारी नालियां वगैरह उनमें आपके ना म्यूकस होता है, ठीक है, वो सिक्रीट होता है, जो हमारी जो नोज में जब सिक्रीशंस जो होती है ना उनको कहते हैं म्यूकस। तो वो इतना ज्यादा हो जाए इस किसी भी वजह से कि वो पूरा आपका जो एयरवे है नाक से लेकर लंग्स तक यानी कि तो वो फेफड़ों तक जो है वो ब्लॉक हो रहा है, उसमें आपको फिर बच्चों को जोर लगाना पड़ता है, सीने में आवाज आती है बहुत ज्यादा और ये कि अनकंफर्टेबल होते हैं पहले। सही। एक शुरू में तो ये मदर्स को तो यही सिम्टम होता है कि खांसी कर रहे हैं, सोते में जाग जाते हैं, नाक बंद है, खांसी बहुत हो रही है, तो इस कंप्लेन के साथ आते हैं। फिर तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कि वो अगर कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। इसकी रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? देखिए कुछ बच्चों को जो है ना वो एलर्जीज होती हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे एलर्जिक हम कहते हैं इस्तेमाल हो गया या एलर्जिक कोई भी उनको राइनाइटिस हो गया, वो एलर्जी जो है वो पहले अगर होगी, शुरू में होगी तो हमारी जो जैसे हम छींक आती है, कोई चीज हमें तंग करती है, इरिटेट करती है, एलर्जीज का मतलब ये कि इरिटेट कर रही है, कोई चीज हमें तंग कर रही है तो हम छींक मार देते हैं, या गले में कोई चीज होगी तो वो खांसी होगी तो कर लिया, थोड़ी सी खांसी आएगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन कभी कभी वो एलर्जी है वो इतनी ज्यादा सिवियर हो जाती है कि वो खांसी से या सिर्फ छींकने से बाहर नहीं जाती, तो फिर वो पूरी बॉडी एक रिएक्शन करती है, वो ज्यादा एक्सट्रीम पे चला जाता है, ज्यादा छींके आती है, ज्यादा खांसी आती है और फिर ज्यादा सिक्रीशंस होती हैं, ताकि उसको निकालने की ये बॉडी का रिएक्शन होता है कि हम निकाल दें उसको बाहर। और उसके अलावा ये कि वायरस है, बैक्टीरिया है, जर्म्स होते हैं, वो उनकी वजह से हो जाता है, वो भी जाके यही सारा कुछ करते हैं कि हमारी बॉडी चाहती है कि वो बाहर निकलें, तो ज्यादा सिक्रीशंस होती हैं वो जमा हो जाती हैं अंदर, वो निकाल नहीं सकते। तो बच्चों में कॉमन होता है इसीलिए कि बच्चे खांसी भी सही से नहीं कर सकते। सही, बट ऐसा होता क्यों है कि मतलब जैसे ही उनकी वो हुई, बर्थ हुई, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो गई, तो ये क्या जब वो मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ ने सही एहतियात नहीं रखी, खाने पीने का ख्याल नहीं रखा, या फिर कुछ ऐसा होता है कि मतलब ठंडी चीजें यूज कर रही हूँ तो उसकी वजह से बच्चे का सीना खराब हो गया? मसला वही हम पहले भी 2-3 प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होती, मदर्स में नहीं होती इतनी ज्यादा, तो फिर जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें आती ही नहीं है वो चीज। और अर्ली जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उसमें हॉस्पिटल रिक्वायर्ड भी होती हैं कि आपने सही से बच्चों का जो एरिया है, अगर कोई अच्छा हॉस्पिटल है वो तो ख्याल करेंगे, लेकिन अगर आपने होम डिलीवरी हो रही है या घर हॉस्पिटल को इतना अच्छा ही नहीं है जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन सही नहीं है, तो ये होता है कि जब बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसके बाद ही उसको इन्फेक्शन कैच कर लेता है वो। ठीक है, उस वक्त देखते एक न्यू बॉर्न है उसको तो इम्यूनिटी उसकी एक इन बॉर्न है, लेकिन वैसे डेवलप नहीं हुई ना, जैसे आपको एक चीज आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। हम लोग जैसे बाहर रोड पे निकलते हैं, मट्टी धुएं, हमें आदत हो गई है। जैसा कि आपने कहा कि अगर हॉस्पिटल दूर हो या फिर अगर होम डिलीवरी है उसकी,
अगर हॉस्पिटल दूर हो या फिर होम डिलीवरी, तो घर पे कोई इसकी बेसिक कोई इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? देखिए जो भी है ना, चाहे न्यूबॉर्न घरेलू टोटके वगैरह होते हैं, नानी दादी वगैरह बताती हैं, न्यूबॉर्न्स को तो अगर कोई इन्फेक्शन कैच कर रहे हैं और इतनी सीवियर हो रही है तो उसको तो आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं या थोड़े से बच्चे जिनको आप कुछ करा सकते हैं, उनके लिए कि पहले इनिशियली तो होम ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं देते, क्योंकि बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन हम देते हैं। और फिर उसकी लेकिन कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको 1-2 साल का बच्चा या बड़ा बच्चा भी है ना हॉस्पिटल लेकर जाना है और आपने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देनी है स्ट्रॉन्ग किस्म की। तो वो ये कि अगर किसी को बुखार तेज हो गया है, अगर सांस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खांसी बहुत सवेर आ रही है, खांसी में जोर लगा रहा है बच्चा, ब्लड आ रहा है, सही। या रात को उसको बिल्कुल सांस नहीं आ रहा, वो सो नहीं रहा, या खाना पीना छोड़ दिया, वो डिहाइड्रेशन में चला गया, पी नहीं रहा पानी, क्योंकि वो खाता है या पीता है तो उसको तकलीफ होती है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। वो तो आपने किसी सूरत अवॉइड नहीं करना, सही। लेकिन अगर सिर्फ खांसी हो रही है, नोज ब्लॉक हो रही है, तो उसके होम रेमेडीज होते हैं जो घर पे हम घरेलू टोटके करते हैं। तो वो उसमें ये कि जैसे आप रात को सोते हुए या जो उस कमरे में बच्चा है उसमें आपने ह्यूमिडिटी पैदा करनी है ताकि ड्राइनेस ना हो, क्योंकि जब खुश्की होती है सर्दियों में ज्यादा इसी वजह से होती है कि ड्राइनेस हो जाती है, बिल्कुल वो नोज ब्लॉक हो जाती है, तो फिर वो सांस लेने में भी वो नोज ब्लॉक हुई तो वो थोड़ा सा रिएक्शन में सिक्रीशंस हुई, फिर वो ज्यादा ब्लॉक हुई तो ज्यादा हुई, होते होते वो चेस्ट कंजेशन बन गई। तो उसके लिए कि आपके कमरे में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। अच्छा, हर कोई ह्यूमिडिफायर नहीं ले सकता, हर किसी के पास ये फैसिलिटीज नहीं है कि कोई मशीन लगा दे कि उसमें, तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके जैसे भाप देते हैं, बच्चे को करीब नहीं लाएं, कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को डायरेक्ट स्टीम ना दें, वो डेंजरस होती है कि बच्चा बीच में गिरने का डर है या कुछ, क्योंकि लोग जो हमारे अमूमन जो घरेलू मदर्स होती है ना, वो पतीले में पानी गर्म करके, तो वो डेंजरस है कि बच्चा बीच में ना गिर जाए। तो बेहतर होता है कि कमरे के कोने में रख दें, उसमें थोड़ा सा अगर आप मेंथोल वगैरह के ड्रॉप्स आते हैं वो डाल दें तो कमरे में ये कि वो अच्छा मॉइस्चर हो जाता है। और उसके अलावा आप घर में शहद सबके होता है, अदरक लहसुन सबके होता है, ये नेचुरल जो है ना, ये हम लोग जब एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जब पास आते हैं से मतलब उसी पतीले के अंदर डाइट में इंक्लूड करें। देखिए अगर बच्चा छोटा है तो फिर तो वो नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है जो कि खाना खा रहा है, तो आप उसके मील में या उसके कावे में, चाय में, किसी चीज में उसको थोड़ा सा आप देंगे ना ग्रीन टी बना के जैसे, तो उसमें आप ऐड करें, क्योंकि ये अदरक वगैरह का किस तरह, बिकॉज हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, तो मैं उनको जब बताती हूँ तो ये चीजें नेचुरल एंटी बैक्टीरियल्स हैं, ठीक है, जो जैसे लहसुन है, अदरक है, ये आपको फ्लेवर भी देता है और ये नेचुरली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा आप सब्जियों का इस्तेमाल करें जिसमें बंद गोभी बहुत अच्छी है, बंद गोभी है या फूल गोभी है, गोभी जो जितनी ग्रीन इस तरह की वेजिटेबल्स होती है ना, जो ब्रोकली वगैरह कहते हैं, या गोभी का इस्तेमाल करें, इनके अंदर जो होते हैं वो नेचुरल वो होते हैं सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं जो फाइट करते हैं जर्म्स को, उनको इंक्रीज करते हैं। तो ये कि डाइट में फिर आप चेंजेस लाते हैं, अपने सूप का इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल करें, ये सारी नेचुरली आपकी बॉडी को हीट देंगे कि आपकी कंजेशन खुले, ओपन हो, ये सारी चीजें इस्तेमाल करें। ये घरेलू टोटके तो यही होते हैं सारे। उसके अलावा है कि बच्चों को आप जो मेडिसिन देनी है वो बड़ों के लिए भी है कि बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और इससे अगर जैसे 2-2.5 साल का बच्चा फिर हो जाता है तो उसके लिए फिर फर्स्ट उसे डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं? देखिए अगर 2-2.5 साल का बच्चा ना, वो तो कंप्लेन खुद भी करेगा आके आपके पास कि मुझे खांसी, एक तो आपको नजर आ रहा है खांसी, हाँ, जी बिल्कुल, या दर्द है अंदर, हाँ, जकड़न की वजह से सीने में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है, जाहिर सी बात है क्योंकि वो एक चीज जकड़ी हुई होती है ना, तो वो चीज नॉर्मल फॉर्म में होती नहीं है, जिस तरह नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है कि हाँ भाई अंदर दर्द नहीं है, खिंचाव नहीं है, जोर भी लगाते हैं ना, बिकॉज आपको ड्रैग करना पड़ता है, हवा अपने सांस लेना, आपने ड्रैग करना है तो आप जोर लगाते हैं, तो आपके चेस्ट जो है वो मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। फिर बच्चा आके कंप्लेन करेगा कि मेरी नाक बंद हो रही है या मेरे सर में दर्द है, बिकॉज आपके म्यूकस जो सिक्रीशंस होती है वो जमा हो जाती है यहाँ पे साइनसेस में, तो ये कि उनको कहेगा मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे नाक बंद हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। और कुछ बच्चे जो होते हैं ना जो एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, खांसते हैं जोर से तो उल्टी कर देते हैं। तो ये कि वो कंटिन्यू खांस रहे होते हैं, हाँ, तो वो सब कुछ सारा कुछ ऐसा लगता है कि बस अब तो निकलने वाला है, तो वो वॉमिट कर देते हैं जी। उसमें ये होता है वो असल में गले में इरिटेशन हो रही होती है, लेकिन अब वो बच्चा का रिफ्लेक्स ऐसा है कि वो उसको नहीं निकाल सकते, सिक्रीशन जो स्पूटम होता है, बलगम होती है ना, उसको बाहर नहीं निकाल सकते,
तो उसके लिए जो है वो फिर वॉमिट कर देते हैं। अच्छा, चेस्ट इन्फेक्शन में अगर इनिशियल स्टेज पे ही हो तो वो फिर खांसी ड्राई ऐसा लगता है कि ड्राइनेस के साथ है, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो बलगम भी साथ में निकल रहा होता है, तो वो क्या काफी खराब हो जाने के बाद ऐसा होता है? नहीं, देखिए अगर क्या होता है कि सिक्रीशंस आपकी पैक्ड हो गई है ना, तो ड्राई खांसी, या फिर आप सिक्रीशंस बाहर निकाल नहीं सकते, जैसे बलगम जो बाहर आप निकाल नहीं सकते बिल्कुल नीचे आपके लंग्स में के करीब पहुंची हुई, तो फिर वो ये है कि वो आपको बाहर नहीं आएंगे, वो ड्राई खांसी होती है। उसमें भी आपको करना वो ये कि आपने स्टीम वगैरह लेनी है ताकि आपकी जो पैक्ड हुई है सिक्रीशंस वो बाहर निकलें, उनको थोड़ा सा वो गर्म होंगी, वो उसके अंदर वो बाहर निकलेंगी। और जो बच्चे होते हैं जो वैसे वो निकाल ही नहीं सकते ना, उनका तो मसला ये होता है कि वो नोज भी इसीलिए ब्लॉक हो जाती है कि वो ब्लो नहीं कर सकते अपनी नोज, तो वो फिर मदर्स को यही होता है कि परेशानी कि हम कैसे साफ करें ना, क्या करें। तो ये है कि आप स्टीम दें ताकि वो खुद ही से थोड़ा आए, फिर बाकी घरेलू टोटके करें, और खुदा ना खासा बुखार हो जाता है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अच्छा, और अगर जैसे बच्चा बहुत छोटा है तो उसके लिए भी आप ये सजेस्ट करते हैं कि ब्लड टेस्ट करवा लें, काफी अगर दिन हो गए, काफी पुराना हो जाए तो फिर माओ को भी तो परेशानी होती है ना कि मैं इतने दिनों से आ रही हूँ, देखिए बच्चा तो परेशान है, बहुत ज्यादा रात में भी नहीं सोता है, दिन में भी नहीं सोता है, और फिर खांसते खांसते उसकी बुरी हालत होती है। माँ को तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इस चीज से कि बस उसका बच्चा क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशानी में, दवाइयां तो लेकर आ रही हूँ बट फिर भी। देखिए ब्लड टेस्ट जो है ना वो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन के साइन नजर आ रहे हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है, अगर सिंपल नोज ब्लॉक है, खांसी करे, तो उस ब्लड टेस्ट तो नहीं रिकमेंड करेंगे, चेस्ट एक्सरेज वगैरह कह देते हैं करने के लिए, लेकिन ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर बुखार हो रहा है, 100 से ऊपर फीवर जा रहा है बच्चे में, तो वो डेंजरस हो जाता है, बिकॉज बच्चों का स्पाइक करता है एकदम से जाके, 100 से ऊपर गया तो फिर वो डेंजरस हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये कि अगर आपको बच्चे की खांसी में कोई ब्लड नजर आ रहा है, जैसे कि वो खांसे वॉमिट करे या उसके बलगम निकालिए तो आपको लगे कि उसमें खून आ रहा है, वो उसमें भी फिर रिकमेंड करेंगे। या उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ शुरू हो गई, इतनी ज्यादा हो गई है कि वो बैठे हुए भी उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना, तो वो फिर उस कंडीशंस होती हैं। वही बात है, कॉम्प्लिकेशंस भी ब्लड टेस्ट कहते हैं। ऐसे एकदम से बच्चे, इतने छोटे बच्चों का तो वैसे भी नहीं निकालते क्योंकि वो देंगे ही नहीं हमें ना काबू में ही नहीं आएंगे। और दूसरा डिहाइड्रेशन की स्टेट में चले जाते हैं कुछ बच्चे, खाते पीते नहीं है ना, बिकॉज आप जब आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप खा नहीं रहे, नॉर्मल एक बड़ा आदमी भी होगा तो उसका भी दिल नहीं चाहता कि मैं खाना खाऊं या कुछ करूं। हाँ, कि फीवर हो या जुकाम वगैरह तो भूख भी नहीं लगती और अंदर से सब कुछ खराब हो रहा होता है ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, ये चेस्ट इन्फेक्शन के क्या क्या आगे, मतलब अगर पुराने हो जाए या इनिशियल स्टेज पे या कुछ दिनों के बाद जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से क्या क्या खतरात जो है लाहक हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये सबसे ज्यादा ये ब्रीदिंग का इशू हो रहा है ना। अच्छा। तो अगर खुदा ना से ज्यादा ब्लॉकेज हो रही है, आपकी ब्रीदिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, फिर कि लंग डिजीज ज्यादा हो सकते हैं, इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकती है। सही। तो ये तो कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं उसमें। फिर वो बात वही है ना कि आपको अगर फीवर स्टार्ट हुआ ही है ना इनिशियली, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि वो ये चीजें सारी प्रिवेंट कर सकें, आगे कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में ना जाए। और ऐसा होता है कि बच्चों के लिए तो खैर नहीं करते हैं, बड़ों के लिए फीवर है तो पोस्टान मंगा लिया, तो पोस्टान फोर्ट ले लिया, ब्रोफिन ले ली, खुद मतलब होम अपनी डॉक्टरी कर रहे होते हैं वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी जो वायरल होती है उनमें कुछ लोग लेते हैं वो मेडिसिन, हम कहते हैं ये ना लें, और आपको ये पता नहीं होता कि आपको कितनी डोज लेनी है, कितने वक्फे से लेनी है। देखिए, ज्यादा फीवर है तो हम जो एंटीबायोटिक्स देते हैं जो फीवर के लिए, वो जल्दी जल्दी भी देते हैं, ठीक है ना। और अगर कम है तो फिर हम कहते हैं कि 8 घंटे के वक्फे से ले लें, या जिस वक्त बुखार हो से तब लें। अच्छा, तो वो तो आप खुद से नहीं कर सकते डिसाइड ना, वो तो आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा थोड़ा। तो ये कि घरेलू आपने करना तो वही कावा ले लें, ग्रीन टी ले लें, शहद डाल लें, उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल लें। ये सारे जो एज ए डाइटिशियन हम बताते हैं कि इनमें इनकी जो क्वालिटीज है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं, आपके एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं, तो अगर आपको हो गया तो वो आपको हेल्प करेंगे। ये हम खाने में आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं, दवाइयों में नहीं करनी चाहिए। दवाइयों को खाना समझ के नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वो पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था कि इतनी मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती थी, तो लोग घरेलू टोटके वगैरह क्या करते थे, और माशाल्लाह से वो ठीक भी हो जाया करते थे। वो आजकल इतनी ज्यादा आज जदीद दौर है, बट फिर भी वही लोग, तो ये कि वायरस और बैक्टीरिया की टाइप्स इतनी सारी हो गई हैं, नए तरह के आ रहे हैं, क्योंकि वायरस जो होते हैं ना वो म्यूटेट कर जाते हैं, चेंज कर लेते हैं अपना फॉर्म, तो वो अब ज्यादा हो गए हैं। फिर पोल्यूशन इतनी हो गई है, हमारी इम्यूनिटी वैसे कम हो गई है, हमारे अंदर जो है वो इतना बर्दाश्त नहीं है ना कि हम चीजों को बीमारी से लड़ सकें।
मैं ये देखती हूँ कि जो ऐसे इलाके होते हैं ना, जैसे कराची जैसा जो मौसम है, उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको गर्म सरद बहुत होते हैं। हमारे यहाँ एसी का भी बहुत रवाज है। हम यहाँ से उठेंगे, बाहर निकलेंगे, सख्त गर्मी है, अंदर आएंगे तो वो गर्म सरद हो जा रहा है। दूसरा ये कि रोड पे मट्टी बहुत है, बैक्टीरिया भी है, एलर्जेंस जो होते हैं ना, जिनसे एलर्जी होती है, वो भी बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वो ये इसलिए भी ज्यादा हो जाते हैं। और हमारे बाहर ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर बहुत है, और अंदर जो है वो ड्राई किया हुआ है हमने, तो छोटे बच्चे तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना इतना कुछ, इतना टेम्परेचर चेंज, फिर भी इतना स्टैमिना होता है, हम लोग आदी हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाते हैं। लेकिन ये कि कॉमन हो गया बहुत ज्यादा, और अब ठीक नहीं होता जल्दी। जी, वैसे आपका क्या कहना है कि घरेलू जो इलाज है वो बेटर है? देखिए, हम लोग तो कोई अगर ब्लड प्रेशर का भी मरीज आता है ना हमारे पास, तो हम उसको पहले चेक करते हैं 2 दफा, हम कहते हैं डाइट कंट्रोल करें आप। अच्छा। खाने में नमक बंद करके देखें। लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम चला गया है तो फिर हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। मेडिकेशन तो तब स्टार्ट होती है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे। शुगर का पेशेंट भी आता तो हम एक स्टेज पे कहते हैं ये डाइट कंट्रोल है कि आप खाने में ये चीजें बंद कर दें। अगर आपकी इससे सही हो जाती है, मेंटेन रहती है, तो बस आप वही फॉलो करें लाइफस्टाइल। लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है वो लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते ना। तो इसी तरह जब चेस्ट के लिए भी कोई आएगा तो हम कहेंगे आप ये चीजें करें। हाँ, बच्चों में हम रिस्क नहीं लेते, बिकॉज बच्चों के आप एकदम से कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो रिस्क होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पहले एंटीबैक्टीरियल्स नहीं दें, यानी कि जैसे एंटीबायोटिक जो होती है या कोई ऐसी मेडिसिन स्ट्रॉन्ग वाली ना दें। हम उनको कहते हैं कि आप सिर्फ खांसी के लिए काफ सिरप है जैसे, या ड्रॉप्स हैं बच्चों के, वो दें। चेस्ट ड्रॉप्स देते हैं ताकि उनकी सिक्रीशंस बाहर निकले। यही कहते हैं कि स्टीम करें, ये करें। हाँ, अगर फिर भी कॉम्प्लिकेशंस, वो फीवर हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ेंगी, एंटीवायरस भी देनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये कि आप, हम लोगों की कोशिश यही होती है कि कम से कम मेडिसिन का एक्सपोजर हो, बच्चों में स्पेशली, क्योंकि जितनी जल्दी वो मेडिसिन देना शुरू करेंगे ना, लेटर एज में उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो उसकी आदी हो जाएंगे, तो फिर असर नहीं करेगी वो मेडिसिन। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई अगर एंटीबायोटिक भी देते हैं तो पहले हम जो है वो सबसे लोएस्ट ग्रेड से स्टार्ट करते हैं, फिर 3rd जनरेशन तक तब जाते हैं। आजकल हो गया वैसे रिवाज कि हम डायरेक्ट सबसे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन होती है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद वो नहीं चलती तो फिर परेशान होते हैं। ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही उस बच्चे को या फिर बड़ों को ऐसा होता है कि बस कहते हैं कि बस अब कल नहीं, आज नहीं, अभी के अभी बस ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। हालांकि मेरे ख्याल से कोई भी चीज होती है उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज इतनी ज्यादा जल्दी आपको सही कर रही है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स ना। सही, तो ये कि बच्चों में तो एहतियात करनी चाहिए। माएँ भी तो नहीं चाहती ना, माएँ भी ये चाहती हैं कि बस जल्दी से ठीक हो जाए। परेशानी भी होती है, रातों में जागती है वो जो है, खुद तंग हो जाती है, तंग हो जाती है कि रात को नींद पूरी नहीं होती, फिर सुबह से उठ के अपने घरेलू कामकाज में लग जाना होता है। तो सपोर्ट सिस्टम इस तरीके का है कि अगर बच्चे को जिसने भी रखा हुआ है ना, वो थोड़ी देर उसको हेल्प नहीं साथ मिल रही। पहले ये होता था कि ज्वाइंट फैमिली थी तो हमारा कोई बड़ा रख लेता था, दिन में रख लिया, चलो माँ ने कुछ कर लिया, थोड़ी देर लेट गई, या रात दादी है साथ, ये फुप्पी है, चाची है। अब ये नहीं है। सही, अब आप लोग अलग से रहते हैं, लोग सिंगल तो सेपरेट फैमिली है, तो वो फिर यही कि एक ही उसने माँ नहीं, रात को भी जागना है, दिन में भी रखना है, और काम भी करना है। फिर ये कि वर्किंग मदर्स हैं तो उनको और ज्यादा होता है कि हमने सुबह काम पे भी जाना है। बिल्कुल। तो और फादर्स तो आपको पता है नॉर्मली इतना ज्यादा नहीं करते, अगर रात को थोड़ा बहुत जाग भी लेंगे, हार्डली हाफ एन आवर कर लिया तो बस हाँ ठीक है, बस। और वो भी बहुत कम परसेंटेज है जो ऐसे करती है, मेजोरिटी नहीं करते। तो ये कि वैसे होना तो चाहिए, सपोर्ट दोनों की होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी है वो एक बच्चा, लेकिन ये होता नहीं है। तो फिर माँ कहती है कि जल्दी से ठीक हो ताकि रात की नींद तो पूरी हो ना। हाँ, जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक टाइम आता है कि वो थक चुकी होती हैं। नेचुरल फिनोमेनन। देखिए, आप एक ह्यूमन बॉडी जो एक सर्टेन देर तक स्ट्रेस बर्दाश्त करेगी ना, जागने का और वो करने का, उसके बाद फिर वो तो इधर उधर ऐसे ऐसे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, बल्कि मेरे ख्याल से हस्बैंड्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर नींद नहीं औरत की पूरी हुई ना, वो चिड़चिड़ी ज्यादा हो जाएगी, और आपके घर का पूरा माहौल जो है ना। देखिए, अगर माँ का मूड अच्छा है ना, बच्चे भी खुश होंगे, मियाँ भी खुश होंगे। अगर वो माँ का मूड खराब है, बच्चों को भी डांट पड़ेगी, वो भी री करते रहेंगे, प्रॉब्लम में रहता है। सारे पूरा जो है ना माँ के इर्द गिर्द। जी, अब नाज़रीन, हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम छोटे सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डॉक्टर साहिबा से और भी बहुत सारी मालूमात हासिल करते हैं। आप भी कॉल करें, पूछें उनसे। आपको नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा होगा, नंबर है 02135890 271।
जी हम आते हैं ब्रेक के बाद।